Good morning, everyone. Welcome to Unique Coaching Classes Bajaj Nagar. So, students, today we are going to learn the first poem of the third unit, that is 3.1 Night of the Scorpion, which is composed by Nissim Ezekiel, who was born in 1924 in India, actually in Bombay, and died in 2004. He was an Indian Jewish poet, actor, playwright, editor एंड आर्ट क्रिटिक. तो एक पोएट भी थे, एक एक्टर भी थे, उसके बाद वो प्ले राइट मीन एक्चुअली ड्रामा भी लिखते थे, एक संपादक का भी उन्होंने काम किया है, एंड आर्ट क्रिटिक भी थे, मीन्स समीक्षा भी वो करते थे. सो ही वॉज अ फाउंडेशनल फिगर इन अ पोस्ट कॉलोनियल इंडियाज लिटरेरी हिस्ट्री. तो एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही ऐसी एक विशेष ऐसी फिगर थी जो हमारे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो था उसके बाद में, जब हमें स्वतंत्र मिला था, आज़ादी मिली थी, उसके बाद में उनका लिटरेरी वर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और उन्होंने बहुत सारे ऐसे वर्क्स हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में दिए हैं, स्पेसिफिकली फॉर इंडियन राइटिंग्स ऑफ अ वाइडर रेंज. सो डेफिनेटली इन इंडियन राइटिंग में भी उनका जो लिटरेरी हिस्ट्री है वो बहुत ही अच्छी है, हम देख सकते हैं वहाँ पे. तो यहाँ पे आज जो हम पोएम देखने जा रहे हैं, सो दैट इज द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन. सो एक्चुअली दिस पोएम इज एन एक्सपीरियंस ऑफ आवर पोएट जो निसिम एजिकेल है. मैंने आपको कहा है कि उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था 1983 में और पद्मश्री अवार्ड भी मिला था 1988 में. उन्होंने ये पोएम बहुत ही खास तरीके से लिखी है. सो इस पोएम में मैं बोल सकता हूँ आपको, द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन विच डिपिक्स द डेप्थ ऑफ अ मदर्स सेल्फलेस लव. एक पहली बात बताई गई कि जो माँ का जो निस्वार्थ ऐसा प्रेम रहता है उसकी डेप्थ बताने का काम यहाँ पे किया गया है. इट इसेंशियली मेक्स फन ऑफ द सुपरस्टिशियस इंडियन मेंटेलिटी विच ट्राइज टू कंपेयर अ स्मॉल इंसेक्ट टू अ मॉन्स्ट्रस ओमन. ओके, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एक छोटा सा जो इंसेक्ट है जिसे आप स्कॉर्पियन कहते हैं, बिच्छू कहते हैं, उस बिच्छू के रिलेटेड जो सुपरस्टिशंस वगैरह है ये यहाँ पे दिखाए गए, जो इंडियन मेंटालिटी भी यहाँ पे दिखाई गई है. और तीसरी बात भी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एक्चुअली इट आल्सो शोज द सोशल इश्यूज विच आर इन द रूरल एरियाज ऑफ आवर कंट्री. अब हमारे देश में जो रूरल एरिया है, ग्रामीण ऐसा जो प्रदेश है, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स इश्यूज है, सामाजिक इशू जो हम देख सकते हैं वो भी यहाँ पे दिखाए गए हैं. तो ऐसी बहुत सारी बातें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है. एक पहली बात तो ये है कि द सेल्फलेस लव ऑफ मदर. दूसरी बात है सुपरस्टिशंस सीन इन आवर इंडिया. थर्ड, सोशल इश्यूज इन द रूरल पार्ट ऑफ आवर इंडिया. And also we can see the love of villagers toward any family. ये ऐसी 3-4 बातें इस पोएम में हम देख सकते हैं. तो चलिए देखते हैं आज इस पोएम को. द पोएम डिपिक्स द सेल्फलेस लव ऑफ मदर हु इज स्टंग बाय स्कॉर्पियन. एक स्टोरी है जिसे पोएम में कन्वर्ट किया गया है कि एक मदर को जो एक्चुअली जो बिच्छू काटता है और बिच्छू काटने के बाद जो स्टोरी शुरू होती है, और एक्चुअली द एक्सपीरियंस सीन बाय और द टेकन बाय आवर पोएट. तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि द पोएम इज अ फर्स्ट पर्सन टेक है. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन खुद पोएट है और पोएट उनका एक्सपीरियंस बताने का काम कर रहे हैं. तो चलिए, बहुत ही बड़ी ऐसी एक पोएम है. एंड इसका जो पहला जो स्टांजा है वो हम स्टांजा यहाँ पे देखने जा रहे हैं. सो यस, सो लेट्स सी. I remember the night my mother was stung by a scorpion. So actually here I means the poet. So actually the speaker of the poem is a poet. He's saying I remember, I recall. मुझे याद है, द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय स्कॉर्पियन. जब मेरी माँ को एक बिच्छू ने काट लिया था. सो 10 hours of steady rain had driven him
टू क्रॉल बीनीथ अ सैक ऑफ राइस। तो आपको पता है कि आज भी जो रेनी डेज है, तो अगर एक ग्रामीण जो भाग होता है, सो एरिया होता है, सो वहाँ पे अगर कंटिन्यूसली रेनिंग होती है, सो डेफिनेटली सम क्रीचर्स, सम इंसेक्ट्स, दे कम इन टू द शेड्स और दे try to hide themselves in the safer place. In the same manner, he said that there was a it was raining continuously for the 10 hours. तो एक steady, यहाँ पे जो steady word है, steady का मतलब है continuously. Okay, so it was raining continuously for the 10 hours, and that's why the scorpion which crawl into the house and hide itself इन बीनीथ अ सैक ऑफ राइस। अब सैक ऑफ राइस, सैक को आप क्या कह सकते हैं? सैक को आप थैला कह सकते हैं, बोरी कह सकते हैं। एक जो राइस की जो बोरी है, बोरी के नीचे वो छुप गया था। सो यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच भी बहुत सारे आए हैं, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि माय मदर, यहाँ पे डबल यम जो साउंड यहाँ पे आया है, सो इस एलिट्रेशन है यहाँ पे। तो उसके बाद में स्टंग एंड स्कॉर्पियन, जो दोनों भी वर्ड्स एक ही साउंड से शुरू होते हैं, सो दैट्स आल्सो एलिट्रेशन। यहाँ पे भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। और चलते आगे। यस, पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिस्क द रेन अगेन। सो पार्टिंग मीन्स अलग होना। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन मीन्स उसके पॉइजन से अलग होना। मीन्स एक्चुअली उसने क्या किया कि उसका पॉइजन पोएट की जो माँ है उनके शरीर में डाल दिया था, उन्हें काट लिया था, उन्हें डंक मार दिया था। तो जो पॉइजन है, पॉइजन कहाँ गया था? तो माँ की शरीर में चला गया था। सो इट वॉज पार्टेड फ्रॉम द स्कॉर्पियन। सो पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल। सो हियर डायबोलिक में डेविलिश, हैविंग द क्वालिटीज ऑफ डेविल और विकेड। सो डेविलिश टेल, यहाँ पे डेविलिश टेल क्यों कहा गया है कि एक्चुअली जो बिच्छू है वो उसके पूंछ से ही डंक मारता है, मगर डंक जो मारने वाली पूंछ है वो डायबोलिक नहीं है, वो डेविलिश नहीं है, बट द डेविलिश इज द क्रीचर। यहां पे हम देख सकते हैं कि जो एडजेक्टिव है विच शुड बी गिवन टू द स्कॉर्पियन, दैट एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्कॉर्पियन टू द टेल, सो इट्स कॉल्ड एज अ ट्रांसफर्ड इपिथेट। तो यहां पे एक फिगर ऑफ स्पीच है, ट्रांसफर्ड इपिथेट। इपिथेट मीन्स एडजेक्टिव। Whenever the epithet is transferred from the one object to the other object, so it's called as a transferred epithet. तो यहाँ पे जो डायबोलिक वर्ड है ये है बिच्छू के लिए, और वो दिया गया है यहाँ पे टेल को। तो यहाँ पे हम उसे कह सकते हैं ट्रांसफर्ड इपिथेट। तो आप लिख लीजिए, डायबोलिक मीन्स डेविलिश। इन द डार्क रूम, तो जो बहुत ही अंधेरा था रूम में, तो माँ को दिखा नहीं और उसने उस टेल से क्या किया था, उसे उन्होंने डंक मार दिया था। ही रीच द रेन अगेन। अब उसे तो पता चल गया था कि उसने तो डंक मार दिया, अब उसकी ज़िंदगी खतरे में। तो उसने क्या किया, वहाँ से भाग गया और ही रीच द रेन अगेन, और फिर से बारिश में चला गया था। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि रीच द रेन, दोनों वर्ड्स आर साउंड से शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो ये भी नोट डाउन कीजिए। थर्ड पैराग्राफ इज हियर, 3 लाइन है। द peasants came like swarms of flies and burst the name of God 100 times to paralyze the evil one. So the peasants came like swarms of flies. Peasants यानी farmers, the villagers, आप लिख लीजिए प्लीज। Peasant means villagers, farmers. Came like swarms of flies. अब यहाँ पे swam means what? Swam का मतलब हिंदी में होता है झुंड, and flies means मक्खियाँ। तो जो विलेजर्स है, गांव वाले लोग हैं, फार्मर्स है, किसान है, वो कैसे आ गए वहाँ पे? लाइक अ स्वैम्स ऑफ फ्लाइज, एक मक्खियों के झुंड की तरह वहाँ पे जमा हो रहे थे। तो एक्चुअली दे वर कमिंग इन द मोर क्वांटिटी, तो बहुत सारी क्वांटिटी वहाँ पे एक्चुअली लोग आ रहे थे, झुंड आ रहे थे लोगों के। सो एक्चुअली यू नो वेरी वेल, अगर गांव में कुछ भी होता है तो सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ पे माँ को अगर एक स्कॉर्पियन ने डंक मारा है तो पूरे लोगों को पता चल गया और वो वहाँ पे आ रहे हैं। सो मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीजन्स डायरेक्टली कंपेयर्ड विद द स्वैम्स ऑफ फ्लाइज,
विद द हेल्प ऑफ द वर्ड लाइक, यहाँ पे वर्ड लाइक है, तो लाइक इस वर्ड के हेल्प से यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है दो चीज़ों में, तो इसलिए यहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच भी होता है। प्लीज नोट डाउन, यहाँ पे लाइक वर्ड आया और डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है दो चीज़ों में, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द सिमिली। एंड बर्ज द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स। बर्ज मीन्स गुनगुनाना, और उसे आप कह सकते कि गुंजन करना, बन बनाना, ऐसे आप कह सकते। तो वो नाम ले रहे किसका? गॉड का। 100 टाइम्स भगवान का नाम ले रहे, 1000 बार 100 बार ले रहे। क्यों? टू पैरालाइज द एविल वन। यहाँ पे पैरालाइज का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप एन एक्टिविटी। यहाँ पे दिया है देखो मीनिंग, टू स्टॉप एन एक्टिविटी। सो जो भी एक्टिविटी वह क्रीचर कर रहा है, स्कॉर्पियन कर रहा है, उस इविल की जो एक्टिविटीज है वो स्टॉप हो जाए, ऐसा उनका कहना है। इसीलिए वो भगवान का नाम 100 बार और 1000 बार ले रहे हैं। एंड एक्चुअली दे आर प्रेइंग टू गॉड, लेट हिम स्टॉप, उसे रोक दीजिए। एक्चुअली एक ऐसी मान्यता है कि डंक मारने के बाद स्कॉर्पियन जितना भागता है, जितना एक्टिविटी करता है, उतना दर्द बढ़ता है। ऐसी मान्यता है लोगों की, सुपरस्टिशंस है, ब्लाइंड बिलीफ्स है, जो भी गांव में माने जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे बर्थ जो वर्ड है इज डेनोटिंग द साउंड। अगर कोई वर्ड साउंड डेनोट करता है तो वहाँ पे ओनोमैटोप पीआई फिगर ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट वन इज हियर 100 टाइम्स। यहाँ पे आप देख सकते कि द एग्जेग्रेशन ऑफ द आइडिया इज डन। तो 100 बार 1000 बार नाम ले रहे भगवान का, ये तो एग्जेग्रेशन है। तो एग्जेग्रेशन है तो यहाँ पे भी क्या है? हाइपरबोल नाम का भी फिगर ऑफ स्पीच आता है, जिसे हम मराठी में और हिंदी में अतिशोक्ति कह सकते हैं। सो एंड नेक्स्ट में देयर पैरालाइज द इविल वन। यहाँ पे इविल मीन्स, इविल का मतलब है स्कॉर्पियन। अब स्कॉर्पियन का कंपैरिजन हुआ है यहाँ पे इविल से और डेविल से, तो क्या है? ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, तो इसे आप कह सकते हैं मेटाफर भी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे है। तो आप नोट डाउन कीजिए प्लीज। ओके, चलिए अगला जो स्टांजा है हम वो पढ़ेंगे और देखेंगे उसका मीनिंग क्या है, और कुछ जो बातें हम वो भी देखेंगे। विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न्स throwing giant scorpion shadows on the mud baked walls। तो देखिए, they search for him। अब लोग कैसे आ रहे थे? with candles and with lanterns, तो मोमबत्तियाँ, लालटेन वगैरह वो सब कुछ ला रहे थे। throwing giant scorpion shadows, अगर कोई कैंडल्स और लैंटर्न्स लेके आते तो उसका जो प्रकाश होता है उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो शेड है वो बहुत बड़ी शेड दीवारों पे गिरती है। तो उसी तरह जो लोग आ रहे थे उनकी एक शैडो, मड बेक्ड वॉल जो होती है, दीवारें जो होती है एक मट्टी की बने हुई, उन मट्टी की बने हुई दीवारों पे बहुत बड़ी बड़ी स्कॉर्पियन की शैडो नजर आ रही थी। सो जाइंट मीन्स ह्यूज स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द मड बेक्ड वॉल्स। तो यहाँ पे विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न्स 2 बार एक ही वर्ड रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच भी आता है। एंड स्कॉर्पियन शैडोज दोनों वर्ड्स यस साउंड से शुरू हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन भी है। चलिए चौथी लाइन फोर्थ स्टांजा की। दे सर्च फॉर हिम, ही वॉज नॉट फाउंड। अभी यहाँ पे कह रहे हैं वो बहुत ढूंढ रहे थे, दे वर सर्चिंग बट दे डिड नॉट फाइंड दैट क्रीचर और द स्कॉर्पियन। यहाँ पे अगर देखें सर्च्ड, उसका सर्च करना एंड नॉट फाउंड, ये दोनों अपोजिट आइडियाज है, इसलिए आप इसे एंटीथेसिस भी कह सकते हैं। दे क्लिक देयर टंग्स, यहाँ पे दे क्लिक देयर टंग्स, तो वो उनकी टंग्स क्लिक कर रहे हैं कि एक्चुअली लाइक दैट वे। ओके, तो बहुत बुरा हुआ ऐसा उनका एक जो एक्सप्रेशन है वो बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे नहीं है, ऐसा बताने के लिए वो वहाँ पे उनकी टंग जो है वो क्लिक कर रहे हैं। तो क्लिक करना यानी साउंड क्रिएट करना, और साउंड जब आता है वहाँ पे ओनोमैटोपोइया भी फिगर ऑफ स्पीच आता है। विथ एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन द मदर्स ब्लड दे सेड। तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड, स्कॉर्पियन जितनी भी मूवमेंट करेगा, हलचल करेगा, सो मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन द मदर्स ब्लड, उतना ही वो पॉइजन
जो माँ के शरीर में अंदर चला जाता है और उतना ही दर्द उसे होगा। सो दे सेड, तो कौन कह रहे थे? जो लोग, गांव वाले जो लोग हैं वहां पे आए थे वो कह रहे थे। सो दिस इज द सुपरस्टिशन ऑफ द विलेजर्स, जो गांव वाले लोग हैं उनका सुपरस्टिशन है। एक आप उसे अंधश्रद्धा भी कह सकते हैं। लोग कौन सी बातों पे बिलीव करते हैं। यस, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि with every movement that the scorpion made his poison moved in mother's blood, they said it should be at the beginning of the sentence. So जो हम सेंटेंस यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स नहीं किए गए ग्रामेटिकली जो प्रोज की होनी चाहिए। सो वेन एवर द इनकरेक्ट ऑर्डर is made in the any poetic sentence, so that term is called as a inversion। यहाँ पे inversion फिगर ऑफ स्पीच भी होता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि कौन से सुपरस्टिशंस है, वो आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लोगों की कौन सी मान्यता है, विलेजर्स लोगों की कैसी मान्यता होती है, क्या क्या उन्होंने कहा है। अगर एक व्यक्ति को अगर स्कॉर्पियन काटता है तो उसके बारे में उन्होंने कौन से सुपरस्टिशंस मान्यताएं लोगों की है, वो भी आपको 2-2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। जो ये जो एरिया है, ये विलेज एरिया है, ये पहचानने के लिए आपको कौन सी लाइंस पिकआउट करने के लिए बोलेंगे, और कौन सी ऐसी लाइंस है विच शोज द इमेजरी। अब इमेजरी अगर आप बोलेंगे तो पिजन्स लाइक केम लाइक स्वैम्प्स ऑफ फ्लाइज, ये एक इमेजरी दिखाने वाला सेंटेंस है। विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न्स थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द मड बेक्ड वॉल्स, ये भी एक इमेजरी दिखाने वाली लाइन है। तो ये ऐसी कुछ लाइंस हम यहाँ पे देख सकते हैं जो इमेजरी भी दिखाती है। तो ये क्वेश्चन आपको एक 2-2 मार्क के लिए आ सकते हैं। सो यू शुड गिव मोर अटेंशन टुवर्ड दीज थिंग्स। मीनिंग तो इम्पोर्टेंट है, मगर इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन कौन से आएंगे और उनके आंसर्स कौन से है। चलिए 101 पेज नंबर पे जो लास्ट का पैराग्राफ स्टांजा है वो हम देखेंगे। मे ही सिट स्टिल दे सेड, उन्होंने कहा कि जो क्रीचर है, स्कॉर्पियन है, उसने शांत बैठना चाहिए, स्थिर बैठना चाहिए, एक ही जगह पे स्तब्ध बैठना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि सीट एंड स्टील दोनों वर्ड्स यस साउंड शुरू है, एलिटेशन है। दे सेड ये आगे होना चाहिए था, इसलिए इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे भी है। मे द सीन्स, अब यहाँ पे देखिए मान्यता है लोगों की कि काटने से, बिच्छू काटने से क्या होता है। मे द सीन्स ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न अवे टुनाइट, दे सेड। अब सीन्स मीन्स व्हाट? पाप। जो तुमने तुम्हारे प्रीवियस बर्थ में, मीन्स पिछले बर्थ में जो भी तुमने पाप किए थे वो पूरे पाप यहाँ पे जल जाए, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो आज बिच्छू काटने से आपके पिछले जन्म का क्या नाता है? नो रिलेशन इज देयर, बट देन ऑल्सो दे सेज कि एक्चुअली जो तुमने पाप पिछले जन्म में किए थे वो पाप यहाँ पे जल जाएंगे, इसलिए वो कह रहे कि एक्चुअली बिच्छू काटना तुम्हें अच्छा है। तो यहाँ पे कुछ भी लाइक कंसोलिंग वर्ड्स आर देयर ऑफ दीज पीपल। और यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि एक सुपरस्टिशन भी लोगों में है यहाँ पे। यस, बी बर्न, यहाँ पे बी साउंड रिपीट हुआ है तो एलिटेशन भी है। दे सेड ये आगे होना चाहिए था, यहाँ पे भी इन्वर्जन है। मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। और फिर से उन्होंने एक बात बताई कि जो आज तुम्हें सफरिंग हो रही है, इससे तुम्हारे अगला जो बर्थ है, अगला जो जन्म है, उसमें तुम्हारा दुर्भाग्य है वो कम हो जाएगा, तो तुम भाग्यशाली बन के वहाँ पे जन्म लोगी, ऐसा उनका कहना है। कि आज जो तुम्हें सफरिंग हो रही है, जो वेदनाएं हो रही है, उस वेदनाओं से क्या होगा कि तुम्हारी जो दुर्भाग्य, अगले जन्म में होने वाले दुर्भाग्य होगा वो कम हो जाएगा और तुम एक भाग्यशाली व्यक्ति करके जन्म लोगी, ऐसा उनका कहना है। सो एक्चुअली दीज आर द सुपरस्टिशंस। ओके, यस। May the sum of all evil balance in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain। तो हम जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा पाप का और पुण्य का जो बैलेंस यहाँ पे लिखा जाता है, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक्चुअली आज
जो तुम्हें एक डंक मारा है इस अनरियल वर्ल्ड में। अनरियल वर्ल्ड मीन्स एक्चुअली ये जो हमारा वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, इसे अनरियल कहा जा रहा है, नकली दुनिया कहा गया है। और तो असली तो एक्चुअली व्हेन यू डाई, उसके बाद में असली दुनिया है। तो वो कह रहे कि एक्चुअली जो इविल है, जो तुम्हारे जो पाप वगैरह तुमने किए है, उनका जो सम है, उसका जो कैलकुलेशन है वो कम हो जाए, और तुम्हारी जो अच्छी बातें हैं, अच्छी जो काम तुमने किए वो बढ़ जाए, ऐसा उनका कहना है। सो बिकम डिमिनिश बाय योर पेन। जो आज तुम्हें वेदनाएं हो रही है, वेदनाओं से क्या होगा, जो बुरी बातें हैं तुम्हारी, जो बुरी कर्म है वो पूरे से कम हो जाएंगे और अच्छे कर्म तुम्हारे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा वो बैलेंस हो जाएगा, ऐसा लोगों का मानना है। यहाँ पे डिमिनिश का मतलब है टू रिड्यूस और टू लेसन। और ओके, ये एक बात आप यहाँ पे याद रखिए। तो यहाँ पे एक और एक बात है, इविल एंड गुड, ये दोनों वर्ड्स अपोजिट वर्ड्स है। तो यहाँ पे एंटीथेसिस नाम का भी फिगर ऑफ स्पीच होता है, तो आप नोट डाउन कीजिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लेश ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, दे सेड। ओके, जस्ट मिनट। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि yes, I read this one. May the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition, they said. तो यहाँ पे कह रहे कि एक्चुअली जो पॉइजन तुम्हारे अंदर चला गया है वो तुम्हारा फ्लेश ऑफ डिजायर, तुम्हारा जो शरीर है और जो आत्मा है, इन दोनों को प्यूरिफाई करने का काम कर रहा है। तो जो भी तुम्हारे में जो दुर्भाग्य वाले बातें हैं, जो दुर्गुण हैं, वो सब वो बाहर निकल जाएंगे और तुम में अच्छी बातें आ जाएंगी। तो तुम्हारा जो फ्लेश है, जो शरीर है, ओके, और जो आत्मा है, स्पिरिट है, वो दोनों भी शुद्ध हो जाएंगे, ऐसा उनका कहना है, पॉइजन से। यस, तो देख सकते हैं आप कैसी बातें यहाँ पे लिखी जा रही है। और एक और भी बात है कि एक पहली ड्रॉबैक है, और कुछ बातें ऐसी है कि विलेज में लाइट नहीं होती, विलेज में रास्ते नहीं होते, सुविधाएं नहीं होती, ये भी बताया यहां पे जा रहा है। सो दे सेड एंड दे सैट अराउंड, और वो सब लोग जो है ऑन दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेंटर। तो सब लोग कैसे बैठ गए, राउंड में बैठ गए, सर्कल में बैठ गए, और बीच में कौन थी, तो पोएट की माँ जो बीच में लेटी हुई थी। सो द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, हर एक के चेहरे पे हमें एक समझदारी वाली ऐसी फीलिंग, उनके एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे कि वो समझ रहे कि कितनी वेदनाएं उस माँ को हो रही है। ऐसा उनको भी समझ रहा है, ऐसे बताने वाली ऐसी कुछ एक्सप्रेशन उनके चेहरे पे हमें दिखाई दे रही है। तो ये है इसका मतलब। और आगे चलते हैं, पेज नंबर 102 देखिए। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। तो और लोग आ रहे थे, नेबर्स आ रहे थे विथ कैंडल्स, विथ लैंटर्न्स, और जितने भी लोग आ रहे थे उतने लैंटर्न्स जमा हो रहे थे, उतने कैंडल जमा हो रहे थे, और उस प्रकाश की वजह से बहुत सारे इंसेक्ट भी वहाँ पे आ रहे थे। एंड द एंडलेस रेन, और रेन तो कंटिन्यूसली चालू था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मोर 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 ये वर्ड रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे रिपीटिशन भी फिगर ऑफ स्पीच आता है। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट, मगर मेरी माँ इधर से और उधर से इधर तड़प रही थी। ग्रोनिंग ऑन अ मैट, ग्रोनिंग मीन्स इसका मतलब है अ मॉर्नफुल साउंड कन्वेइंग अ पेन और ग्रीफ। तो उसे आप कराना कह सकते। तो मदर जो माँ है वहाँ पे वो करा रही थी, जमीन पे एक मैट पे सोई थी और तड़प रही थी वहाँ पे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ग्रोनिंग जो वर्ड एक साउंड क्रिएट करता है। तो यहाँ पे ओनोमेटोपिया नाम का भी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, और थ्रू एंड थ्रू ये दो ये एक वर्ड डबल आया है, तो यहाँ पे भी रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच भी हमें दिखाई देता है। ओके,
तो एक मैट देखिए, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं है। ये भी सोशल इश्यूज यहाँ पे बताए जा रहे कि जो रूरल पार्ट होता है वहाँ पे कुछ जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो फैसिलिटीज नहीं होती है, ये बताने का काम यहाँ पे किया गया है। सो माई फादर स्केप्टिक रेशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग। अब उसके फादर कैसे थे? समेत लाइक वैसे स्केप्टिक मीन्स उसका मतलब होता है नास्तिक होना, संदेहवादी होना, शकी होना। तो उसके फादर कैसे थे? संदेहवादी थे, शकी थे, कौन सी बात पर जल्दी विश्वास नहीं रखते थे। रेशनलिस्ट थे। व्हाट मीन बाय रेशनलिस्ट हियर? रेशनलिस्ट का मतलब है अ पर्सन हु बिलीव्स इन रीजन एंड नॉलेज देन ओपिनियन एंड बिलीफ। वो कौन सी भी बात पर विश्वास नहीं रखते। ज्ञान, जो ज्ञान होता है और उसके रीजन जो होते हैं उस पर वो ज्यादा ध्यान देते। तो तर्कवादी जो व्यक्ति होते हैं उसे रेशनलिस्ट कैसे कहा जाता है? तो उनके फादर कैसे थे? रेशनलिस्ट थे, तर्कवादी थे, नास्तिक थे, संदेहवादी थे। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, यहाँ पे कर्स एंड ब्लेसिंग दोनों वर्ड्स अपोजिट है, तो यहाँ पे एंटीथेसिस भी आता है। ओके, मगर कर्स एंड ब्लेसिंग का मतलब क्या है? जो अच्छी बुरी बातें जो भी लोग बता रहे हैं वो सब कुछ वो कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन है जहां जो भी बोले कि अरे ये चीज करने से ये कम हो जाएगा तो 100% व्यक्ति करता है। तो इन द सेम मैनर दो हिज फादर इज रेशनलिस्ट, सो ही इज लिसनिंग टू द एडवाइसेस ऑफ द ऑल द पीपल, और जो भी कह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या क्या किया देखो, पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड। जो भी लोग बोल रहे कि ये पाउडर लगाओ, इसका मिक्सचर लगाना चाहिए, ये औषधि है, वैसा ये आप औषधि लाइए, ये लगाइए वहां पे, तो कर रहे हैं। वहां पे जो भी बोला वो कर रहे हैं। He even poured a little paraffin upon the beaten toe and put a match to it। और उन्होंने एक थोड़ा सा पैराफिन भी उस जगह पे डाल दिया जहां पे बिच्छू ने डंक मारा था, और जो टो था, जो उंगली थी, वहां पे उन्होंने मैस्टिक जो होती है वहां से उससे वहां पे आग भी लगा दी। कि किसी ने कहा कि मिट्टी का तेल अगर डाल दे आप, अगर उसे आग लगा दे तो उसका जो वेदनाएं है, जो पॉइजन का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। तो वो भी उन्होंने किया वहां पे। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। मैं देख रहा था कि एक्चुअली मैं जो वहां पे फ्लेम, जो ज्वाला उत्पन्न हुई थी, वो मेरे मदर के जो बॉडी पार्ट है उसे जला रहा था। ओके, so I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. After 20 hours it lost its sting। और तभी एक होली मैन मीन्स जो साधु वगैरह होता है, वो साधु क्या कर रहे हैं वहां पे? परफॉर्म हिज राइट्स मीन्स रिचुअल्स, जो भी विधि वगैरह होती है वो विधि वहां पे कर रहे हैं। टू टेम मीन्स लेसन, मीन्स कम करना। टेम द पॉइजन विथ एन इनकेंटेशन मीन्स उसे आप कह सकते हैं कि मंत्र वगैरह फूकना। ओके, द चैंटिंग ऑफ वर्ड्स दैट क्लेम टू हैव मैजिकल पावर। जो ऐसे मंत्र, उसे कहा जाता है कि जादुई मंत्र उच्चारना, ओके, अटर करना। तो उसे आप कह सकते हैं वो इनकेंटेशन कर रहा था, मंत्र बोल रहा था, कुछ भी जादुई मंत्र बोल रहा था, जो कि जो पॉइजन का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, इसलिए वो वहां पे वो बातें कर रहा था। एंड आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट स्टिंग। और 20 घंटों के बाद जो माँ का दर्द है वो कम हो रहा था। देखिए 20 घंटे माँ वहाँ पे तड़पती रही, वहाँ पे लोग आते रहे। तो ये क्या बताता है? सो देयर आर द लैक ऑफ फैसिलिटीज इन द विलेजेस लाइक हॉस्पिटल्स, रोड्स, लाइट, many issues are there, and they are shown by the Nissim Ezekiel to us with the help of this poem। okay, तो ये एक love of villagers toward any family ये एक बताया गया है। then the social issues, then the blind beliefs मैंने आपको बताया। और अब प्यार देखिए माँ का, कितना सेल्फलेस प्यार है माँ का। ये 3 लाइन में, लास्ट की 3 लाइन में उन्होंने बताया कि माँ का प्यार क्या होता है। माई मदर ओनली सेड, जब मेरे मदर का, माँ का जो दर्द है वो कम हो गया, तब माँ ने पहला शब्द, पहला जो सेंटेंस है, पहली जो बात उन्होंने कही, वो बात कौन सी देखो? थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन।
उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ उस बिच्छू ने मुझे डंक मारा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। अगर बच्चों को मारता था तो उनको कितनी वेदना होती थी और उनको वो दर्द सहन नहीं हो सकता था। ऐसी माँ की एक सोच है, देखिए। सो मुझे कुछ हुआ, नो प्रॉब्लम इज देयर, बट एक्चुअली इट शुड नॉट हैपन टू माई चिल्ड्रन। मगर मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसी एक बिलीफ माँ की। और एक्चुअली द लव ऑफ मदर, द सेल्फलेस लव हम यहाँ पे देखते कि ठीक है, मुझे आज दर्द हुआ, मुझे बिच्छू ने काटा, नो प्रॉब्लम इज देयर, बट इट शुड नॉट हैपन विद माई चिल्ड्रन। ये बात मेरे बच्चों के साथ नहीं होनी चाहिए। ये एक भावना, माँ की भावना यहाँ पे बताई गई है, जो हमें बताती है कि एक्चुअली मदर लव्स वेरी मच एक्चुअली, एंड देयर्स नो सेल्फिशनेस इन द मदर्स लव। माँ के प्यार में कभी भी स्वार्थ नहीं होता, ये बताने का काम यहाँ पे किया गया है। सो बहुत ही एक खास एक पोएम है जहाँ पे बहुत सारी बताई गई बातें हमें यहाँ पे बताई गई। मैंने पहले ही आपको कहा था, जहाँ पे सेल्फलेस लव ऑफ मदर, सेकंड सुपरस्टिशंस बिलीव्ड बाय द इंडियन पीपल और देयर मेंटेलिटी, थर्ड लव ऑफ विलेजर्स टुवर्ड एनी फैमिली ऑफ विलेज, एंड फोर्थ मैंने आपको बताया कि सोशल इश्यूज इन द विलेज एरियाज, लाइट, रोड, फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स, ये सब बातें नहीं होती, ये भी बताने का काम यहाँ पे किया है। सो आई थिंक सो टुडे वी विल स्टॉप हियर एंड विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, बाय।